Okay, so in last class we have discussed Werner's theory. तो Werner's theory क्या थी, कैसे उसने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को डिस्टिंग्विश किया था, what are primary and secondary valencies और कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्नर्स थ्योरी पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज आयनाइजेबल, और आयनाइजेबल होने की वजह से वो जो आयंस होते हैं वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट आराम से दे सकते हैं। क्लोराइड अगर निकल रहा है तो AgNO3 डालेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी पे कितना क्लोराइड है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फेट है। अगर यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी पे सल्फेट आयन है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, और यहाँ पे जो मेटल लिगेंड का जो भी कॉम्प्लेक्स है वो भी डिसोसिएट होगा और यहाँ पे 2 पॉजिटिव आएगा। अब अगर इसमें मैं बेरियम क्लोराइड डालूंगा तो बेरियम सल्फेट मुझे मिल सकता है, और बेरियम सल्फेट का भी क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं सोल्यूशन इसको कंपाउंड को वाटर में डालूंगा और वाटर में डाल के मैं बेरियम क्लोराइड अगर इसके अंदर डालता हूँ और वाइट प्रेसिपिटेट आता है, तो मतलब क्या है कि सल्फेट इज प्रेजेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स, वो भी कौन सी वैलेंसी पे, प्राइमरी वैलेंसी पे। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी पे है, जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी आयंस है, इनका हमें टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे केटायंस और एनायंस होते हैं जो कि अपना टेस्ट देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट देते हैं। प्रैक्टिकल में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि केटायन और एनायन के कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट होता है, और उन टेस्ट के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा केटायन और कौन सा एनायन है। तो एनायन का एनालिसिस हमने करा था कि NO3 है तो कैसे पता चलेगा, I है तो कैसे पता चलेगा, Br है तो कैसे पता चलेगा। तो जो ये लिगेंड्स हैं, और अगर वो यहाँ प्रेजेंट है प्राइमरी वैलेंसी पे है, तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट देंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट के बेसिस पे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो प्राइमरी वैलेंसी पे है या नहीं है। नाउ अब हमारा काम आता है, नेक्स्ट थ्योरी आती है सिल्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वर्नर ने क्या बोला था, वर्नर ने बोला था कि मेटल है, और मेटल क्या करता है, इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम लोग सॉलिड लाइन से डिनोट कर देते हैं। बट ये किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो है प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेबल है, और ये है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि नॉन आयनाइजेबल है। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर आयनाइजेबल है तो वो तो क्लियरली पता चल रहा है कि वो आयनिक कंपाउंड है। अब ये जो नॉन आयनाइजेबल जो बॉन्ड बना है, ये किस टाइप का बॉन्ड होता है, एज आई सेड ये टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से ये थोड़ा बहुत डिफर करता है। तो किस तरीके से ये डिफरेंस होता है यहाँ पे, ये वर्नर ने नहीं बताया था। सो वर्नर के बाद सिडविक आया, और सिडविक ने ये थ्योरी लुइस एसिड बेस की जो कॉन्सेप्ट था, लुइस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे उसने बताया कि ये जो नया बॉन्ड है, ये जो सॉलिड लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी जिसको मानते हैं, उनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है, इट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है, और इसके और क्या नाम है, इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं और सेमी पोलर बॉन्ड भी बोलते हैं। तो सिडविक की जो पूरी थ्योरी है, इट इज जस्ट कि उसने ये बता दिया था कि ये जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो हमारे पास मेटल है और लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ पे डोनेट हो जाता है। तो मेटल क्या हो गया, ये हो गया एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर, और ये हो गया लोन पेयर डोनर। ठीक है, लोन पेयर डोनर कौन होते हैं, लुइस बेस, तो मैं लुइस बेस लिख देता हूँ, और ये लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुइस एसिड। अब लुइस एसिड बेस के बीच में एक जो बॉन्ड बनता है, between Lewis acid and Lewis base is considered as कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय सिंगल एटम। सिर्फ एक ही एटम होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। अब जो बॉन्ड होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन में हो सकता है कि मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे दे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बन दे दे और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाए। बट ये कोवलेंट बॉन्ड उस तरीके का है नहीं। यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सिर्फ एक ही एटम से आते हैं। तो यहाँ पे जो लिगेंड है वो ही अपने दोनों लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल को। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसके दोनों इलेक्ट्रॉन है? दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ लिगेंड के हैं, मेटल के नहीं है। मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन कोई शेयर नहीं किया। मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन लिए, किससे? लिगेंड से। और लिगेंड और मेटल के बीच में अब दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड तो बन गया, और ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इज सिमिलर टू, अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये किसकी तरह है? ये कोवलेंट बॉन्ड की तरह है, बट स्लाइटली पोलर। एकदम नॉन पोलर नहीं है। क्या है? कुछ अमाउंट में पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि जो लिगेंड है उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। सो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन दिस बॉन्ड। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होना जरूरी होता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके के एरो से। जो एरो है वो इस तरीके का है। जो हेड है और जो टेल है उनमें डिफरेंस होता है। टेल इस साइड पे होता है, और जहाँ पे एरो का हेड है, जहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ इसको हम लोग हेड बोलेंगे और पीछे को टेल बोलेंगे। जो टेल होती है वो लिगेंड के पास होती है, और जो हेड है वो मेटल के पास होता है। और ये डिनो बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया है लिगेंड से मेटल की तरफ। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी क्लासेस में कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों होता है, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी बाद में आया था। उससे पहले जो वर्नर था उसने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, मतलब स्टडी कर चुका था वो। तो ये हमारा क्रोमियम है। क्रोमियम इज मेटल यहाँ पे, और NH3 जो यहाँ पे है ये है लिगेंड्स। अब ये सारे लिगेंड्स क्या करेंगे? क्रोमियम को अपने लोन पे डोनेट कर देंगे। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एंड इस तरीके का हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ओवरऑल जो चार्ज होगा उसके ऊपर 3+ होगा। इसमें कुछ है नहीं। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशन। अभी यहाँ पे लिमिटेशन क्या आती है? पूरी थ्योरी में कुछ नहीं है, बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डेफिनेशन दी गई है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है, क्या पोलैरिटी वगैरह होता है, इसी के बारे में बात की हुई है। ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है, इस जो कॉन्सेप्ट का जो लिमिटेशन है वो यही है कि जो सेंट्रल मेटल है ये लोन पेयर अगर ले लेता है, तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इट विल एक्यूमुलेट नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे 6 अमोनिया है, तो 6 अमोनिया में से छः इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो इसके ऊपर -6 चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो गया? -6, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? +3। तो ओवरऑल जो चार्ज होगा वो -3 आ जाएगा। अब मेटल तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। अब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कभी भी नहीं आ सकता। सो इट वाज वेरी वियर्ड ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे मेटल बीइंग पॉजिटिव, चलो लोन पर ले लिया, लेकिन लेने के बाद उसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, और मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करेंगे? मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट
नहीं करते। तो इस बेसिस पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेटल तो लोन पे ले रहा है और ये बॉन्ड तो बन ही रहा है। जो उसके पास जैसे अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और ये 3d7 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब CO3+ अगर मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3d6 4s नॉट। अब 3d6 यहाँ पे NH3 है। NH3 एक बॉर्डर लाइन कंपाउंड होता है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करता है कि NH3 इनको पेयर कर देता है, तो इसने पेयर कर दिया। और अब क्या है कि इसमें एकदम खाली है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरी कलर से मैं यहाँ पे एक NH3 लोन पेयर देता है, फिर दूसरा NH3 लोन पेयर देगा, फिर तीसरा NH3 यहाँ पे लोन पेयर देगा, 4 5 एंड 6। तो ये जो NH3 है, मेटल के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है और वैकेंट ऑर्बिटल में ये लिगेंड्स लोन पेयर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, डी ऑर्बिटल है। कितने डी ऑर्बिटल यूज में, 2। एस ऑर्बिटल कितना यूज है, ए। एंड पी ऑर्बिटल कितना है, 3। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बन जाती है D2sp3। एंड D2sp3 तुम्हें पता है कि कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ऑक्टा हेड्रा। ये हमें पहले से पता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कंपाउंड क्या बना है। हमारा मतलब यहाँ से ये है कि इसका जो ये 3D है, ये 4s है और ये 4। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऑक्टेट ये कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑक्टेट रूल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और ये हो जाता है कुछ ज़रूरत से बहुत ज़्यादा। ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से चार्ज कौन सा आ जाता है मेटल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा होता नहीं है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरकम करने के लिए क्या कंसिडर किया गया, कि कंसिडर ये किया गया कि नहीं, ये लोन पेयर लेता तो है लेकिन ये जो बॉन्ड बनता है वो पार्शली आयनिक बनता है। पार्शियली आयनिक का मतलब क्या है कि अगर ये बॉन्ड कोवलेंट बनता है तो दो, एक मेटल ले रहा और एक लिगेंड ले रहा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक लिगेंड का खुद का इलेक्ट्रॉन था, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो शेयरिंग अगर हो रही है तो लिगेंड के पास हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, मेटल के पास हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो -1 चार्ज आ गया। ऐसे 6 आ जाएंगे तो कितना चार्ज आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर मैं मेटल को प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता हूँ और लिगेंड को नेगेटिव बना देता हूँ, तो इनके बीच में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और आयनिक बॉन्ड इज जस्ट इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बॉन्ड बन तो रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा। तो क्या कंसिडर किया गया कि ये कम्प्लीटली आयनिक बॉन्ड तो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता। आयनिक बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ये आयनिक बॉन्ड तो हो नहीं सकता। और कोवलेंट बॉन्ड बनता ही है, मतलब ये बॉन्ड वाटर में जाके टूटता नहीं है, तो बॉन्ड तो कोवलेंट है। अब अगर कोवलेंट बॉन्ड बना देता हूँ तो मेटल के ऊपर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। आयनिक बॉन्ड बनाता हूँ तो कंपाउंड स्टेबल रहता है और वो ठीक रहता है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ना ही कम्प्लीटली कोवलेंट है और ना ही कम्प्लीटली आयनिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच का बॉन्ड ले लेते हैं विच इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, 100% आयनिक नहीं है, 100% कोवलेंट नहीं है। तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव डाल देते हैं कि ये लोन पेयर डोनेट तो कर रहा है लेकिन इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं और इस वजह से मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता और मेटल हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। सो इट इज अज्यूम्ड, तो इसको हम लोगों ने अज्यूम किया है दैट द मेटल लिगेंड बॉन्ड हैज सम आयनिक करेक्टर। मेटल का जो मेटल लिगेंड बॉन्ड बना है इसमें क्या है, कुछ आयनिक करेक्टर है। और ये प्रिंसिपल कौन सा है, इलेक्ट्रोन्यूक्लियर
प्रिंसिपल है। एन एडिशन इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफ़ी हद तक आयनिक है, जिसकी वजह से मेटल के ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और इसलिए सारा नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होता। और कुछ केसेस में देखा गया है कि जब लिगेंड इसको लोन पेयर देता है तो मेटल इसको वापस इलेक्ट्रॉन देके एक डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, और ये होता है बैक बॉन्डिंग। लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्डिंग, और मेटल ने वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसको बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। तो वापस फिर से बॉन्ड बनाया जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हमें पता है जहाँ पे मेटल पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, और मेटल क्या करता है, वापस जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड को दे देता है, या फिर उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंसिडर करने के बाद, कम्प्लीटली आयनिक नहीं, पार्शियली आयनिक कंपाउंड कंसिडर करने के बाद हम लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम्प्लीटली कोवलेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम्प्लीटली आयनिक नहीं होता, वो उसके बीच में लाया करता है, और इसकी वजह से ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है। मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, और जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी हद तक कोवलेंट होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में आयनाइज भी नहीं होता, तो उसके ऊपर दोनों कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN रूल। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या बोलता है कि जो मेटल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है थ्रू लिगेंड मेटल बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो मेटल क्या कर रहा है, लोन पेयर ले रहा है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया, ये जो X6 करके दिखाया है, ये लोन पेयर इसने ले लिया। अब ये जो लोन पेयर मिलेंगे, ये कितने वो ले सकता है, उतने ही ले सकता है जिससे उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो कितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, एक लोन पेयर जाएगा, एक लोन पेयर में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और उतने लिगेंड इसके साथ अटैच हो सकते हैं जब तक इसका जो एटॉमिक नंबर है उसके आगे वाली नोबल गैस के इक्वल ना हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूरे शेल में आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, क्रिप्टॉन के इक्वल, मतलब 36 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर आ सकते हैं। सो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्रिप्टॉन के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर आयरन के पास 26 हैं, तो मैं इसको ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, 1 2 3 4, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी पड़ेगी। एनीवेज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो 26 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो कितना ले सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, मतलब 5 ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन भर सकता है। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई है वो किसकी हो गई है, क्रिप्टॉन की। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 36 होंगे। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक रूल क्या बताता है कि जो ओवरऑल एक एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, उसके आगे वाली नोबल गैस के इक्वल ही होंगे, तभी एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अदरवाइज वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इंक्लूडिंग दोज गेन्ड बाय लिगेंड्स। तो जो टोटल नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, जो खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस वो जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड से उसने लिए हैं वो भी इंक्लूड करके वो किसके इक्वल होने चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस विच फॉलोज द सेंट्रल मेटल। और वो इनर्ट गैस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होने चाहिए, और कौन से, अगर वो आयरन वाले ग्रुप में है, मतलब 4
पीरियड में है तो वो क्रिप्टॉन के इक्वल होने चाहिए, फिफ्थ पीरियड में है तो जेनॉन के। तो अगर वो फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में तो हो नहीं सकता, सेकंड में कुछ डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, थर्ड में है, थर्ड में नहीं फोर्थ में है। तो अगर वो फोर्थ पीरियड में है तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 36 होंगे। अगर वो फिफ्थ पीरियड में है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 54 होंगे। और अगर वो नेक्स्ट वाले में है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 86 होंगे। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, इससे कम नहीं होंगे। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कहते हैं, स्टेबल उतना नहीं होगा, और अगर कम है तो वो भी इतना स्टेबल नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये है। तो ये रूल यही बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक नोबल गैस के आगे, उसके आगे जो नोबल गैस पड़ती है उसी के इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नोबल गैसेस क्या करती हैं, उनके इलेक्ट्रॉन 54 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन और गेन करना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर जिनॉन की अगर हम लोग बात करें, क्रिप्टॉन की बात करें तो 36 से ज़्यादा एक और इलेक्ट्रॉन लेगी तो पूरा एक नया शेल ऐड करना पड़ जाएगा। सिमिलरली इज विद दीज मेटल की ये वही सब करते हैं, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं करेंगे या उससे कम नहीं रखेंगे। स्टेबल तभी होंगे जब इनके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जितने इलेक्ट्रॉन्स हो। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं आगे वाली स्लाइड में। तो अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ई ए एन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने हम लोग जेड में से एक्स माइनस, तो जेड हो जाता है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल आयरन है और आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 26 लूँगा, प्लस जितने लिगेंड NH3, अगर 5 NH3 है, 6 NH3 है, 6 NH3 उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मैं 6 इंटू 2 कर दूंगा, तो 26 प्लस 12 38। तो 38 आ गया। तो ये जो नोबल गैस होती है वो 36 पे होती है क्रिप्टॉन। तो ये जो FeNH3 6 है ये स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल करने के लिए क्या है कि आयरन में जो 26 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 0। तो इसमें क्या होता है कि इसकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब अगर उसने ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ले रखी है तो मैं क्या करूँगा, 26 उसके पास इलेक्ट्रॉन थे और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूँगा, तो वो +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 24 प्लस 6 इंटू 2, 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। और ये कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल हो गया। अब मैं इसको फिर से बताता हूँ। तो ये इनका सिंपल सा रूल है, z माइनस एक्स प्लस एन इंटू वाई। z क्या है, एटॉमिक नंबर, x इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने पड़ेंगे। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो +2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हें निकालने पड़ेंगे। Fe+3 में कितने होंगे, 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और कोबाल्ट 3+ है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 27 माइनस 3 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। तो ये सिंपल सा हो गया, z माइनस एक्स प्लस एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है, और y इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जनरली लिगेंड्स क्या करते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन देता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसको बस 2 से तुम मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम्हारा कंपाउंड आ जाएगा। तो अगर FeNH3 62 पॉजिटिव का मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना हो तो कैसे निकलेगा। आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26, और Fe+2 है, Fe ये है, Fe+2 है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 24। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेता हूँ, 26 माइनस 2 प्लस 6 लिगेंड है और वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2। तो 26 में से 2 गए, कितने हो गए, 24 प्लस 12, 6, 36। और 36 क्या है, नोबल गैस नंबर, कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। कौन सी गैस है यहाँ पे, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे 2 होते हैं, फिर यहाँ पे 8 होते हैं, उसके बाद 18, फिर 36, फिर 54 एंड देन 86। ठीक है, तो जो
कॉम्प्लेक्स में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो 36 आने चाहिए, या वो 54 आने चाहिए, या फिर वो 86 आने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में है या फिर सिक्स पीरियड में, ऐसी होता है। अब अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो ये होता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो भी होते हैं वो स्टेबल होते हैं। बट ऐसे बहुत ही सारे कॉम्प्लेक्स देखे गए हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते हैं। तो उनके पास होने तो इतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या 54 होने चाहिए, या 86 होने चाहिए, लेकिन ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते हैं, और इनके पास या तो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले इनका देखते हैं हम लोग। जैसे PDNH3 6 4 प्लस ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो पैलिडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 46, इसका एटॉमिक नंबर 46 है, तो 46 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब 46 में से हम लोग क्या करेंगे कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -4 हम लोग कर देंगे, तो 46 में से 4 माइनस करें तो कितना आएगा, 42। और लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक देता है, तो 12 ही हो गए। तो 46 माइनस 4 इज 42 प्लस 12 इज इक्वल टू 54, और 54 किसका नंबर है, ज़ेनॉन का नंबर है। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो हो रहा है। बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। आयरन का करते हैं। यहाँ पे देखो, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, 26, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है निकालनी पड़ेगी, विच इज +2, तो 26 माइनस 2 which is equals to 24. Now 6 into 2 which is equals to 12. So 24 plus 12 is 36, and 36 इसका नंबर है क्रिप्टॉन का। नेक्स्ट चलते हैं, 27 एटॉमिक नंबर है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। 27 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 24। 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। इसको मैं क्या लिखूंगा, 24 प्लस 12, ऑटोमेटिकली वो 36 आ जाएगा। और किस, क्रिप्टॉन। प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 78, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिख रही है मुझे, +4 दिख रही है, तो ये हो गया 74। 6 into 2 which is equals to 12, so 74 plus 12 कितना आएगा, 6 7 और 8 86, और ये किसका हो गया, रेडॉन का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट इज AgNH3 4 प्लस। तो Ag का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहा है +1 है, so 47 minus 1 is 46, and 6 into 2 is equals to 12, so 46 plus 12 is 58। गलत आ रहा है तो। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन, आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स होता है AgNH3 ट्वाइस, टॉलेंस रिएजेंट है, OH नेगेटिव या फिर +1। एनीवेज, अगर जो भी हो इसका +1 करेंगे, एटॉमिक नंबर इसका सही दे रखा है यहाँ पे। 29, क्या, हाँ 4 into 2, सॉरी, सो 46 प्लस 8 कितना हो गया, 54। तो ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन आई डोंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स कि AgNH3 4 कॉम्प्लेक्स बनता है या नहीं बनता। टॉलेंस रिएजेंट बनता है, AgNH3 ट्वाइस होता है वो, और उसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अगर मैं इसका निकालूं तो 47 माइनस 1 इज 46 प्लस 6। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, 52 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर, 6 नहीं आएगा, 4 आएगा।
तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इतना स्टेबल होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे उसके जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने 50 है, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो दैट उस क्या पहुंच जाए वो नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन तक पहुंच जाए। एनीवेज नेक्स्ट करते हैं हम लोग कॉपर CuCN4 नेगेटिव। इसमें कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है 29 माइनस, सो -3 +4 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो -28 आ जाएगा। एंड सर ये 4 into 2 कैसे है? अच्छा, ये यहाँ पे देखो लेगेंड कितने हैं, 4 लेगेंड है, तो 4 लेगेंड है, और यहाँ पे CN कितने हैं, 2 है। तो एक जो लेगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 लेगेंड कितने देंगे, 8 देंगे। तो ये नंबर ऑफ लेगेंड्स इनटू कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है उसके हिसाब से 8 दे रहा है। ठीक है, और आज तुमने क्लास बहुत ज़्यादा ही लेट ज्वाइन करी है। ठीक है, तो ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल दीज। सो Fp यहाँ पे 26 है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -6 इज इक्वल टू -3 +3 है। 6 इंटू 2 12, सीधा मैं लिखता हूँ ना 12, इसके लिए भी 12 होगा, इधर सारे 12 भी हैं ये, ठीक है, सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सो 23 + 12 इज 35। ठीक है, तो 35 है, तो ये क्या है, इतना स्टेबल नहीं है, ये डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 36 बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, इतना स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसे, अब स्टेबल ज़्यादा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो स्टेबिलिटी है वो हमें बताती है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं कर रहे हैं वो रिलेटिवली कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इतने अनस्टेबल हुए कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नहीं, वो एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो वो उनका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और ऐसे जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और दूसरे को वो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। क्रोमियम का देखते हैं, क्रोमियम NH3, ये यहाँ पे क्रोमियम क्या है, +3 ऑक्सीडेशन में है, तो 24 - 3 इज 21, एंड 21 + 12 33। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं हो रहा। ये 28 - 2 विच इज 26, 26 + 12 38, तो इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे वही 28 - 2 26, इसका भी कितना आएगा 38 आएगा। Mn क्या है 25 - 2 विच इज 23, 23 + 12 कितना हो जाएगा, so 23 + 12 3 4 5 35। Cobalt is 27 - 2 25 + 12 5 + 12 37। Pt यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नहीं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -2 इज 76, और यहाँ पे दो ये है, दो ये है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 × 2, तो 76 + 8 84 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं कर रहा है। 29 - 2 is 27, and 4 × 2 is 8, so 27 + 8 is
35। ओके, 26 जल्दी से कर देता हूँ इसे, -3 इज 23 इंटू 8, 23 प्लस 8। देख लेना अगर कोई मेरे से गलती से गलत हो गया होगा तो तुम उसको ठीक कर लेना। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ उसको। -46 -2 24 78 -2 is 76 8 84। AgX2 है तो 47 -1 is 46 प्लस 4 47 -1 46 और ये 4 है, इसका भी कितना हो रहा है 50। ये वही टॉलरेंस रिएजेंट है। कॉपर 29 -128 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं करते हैं। सो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो उससे कोई खास फर्क हमें पड़ेगा नहीं। ऐसे बहुत जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो करेंगे वो बहुत स्टेबल होंगे, ना ही वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे ना ही वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। बट जिन जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन अपने कम करना चाहेंगे, जिनके पास ज़रूरत से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नाउ वी हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स। यूज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल टू predict the molecular formula of the simple carbonyls. Assume that oxidation state of these metal in this carbonyl is 0। तो मेटल कार्बोनिल बनाना है, कार्बोनिल इज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगा और एक्स नंबर ऑफ कार्बोनिल होंगे और ये क्रोमियम आयरन निकल सारे ही 4 पीरियड में हो रहे हैं, सारे 4 पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो नोबल गैस होती है वो होती है क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 36। तो सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 36। अब हमें इस तरीके से कार्बोनिल ऐड करने हैं कि टोटल नंबर कितना आएगा 36 आएगा। तो अगर मैं क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम के पास कितना है 24 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर फॉर्मूला EAN का है तो EAN कितना हो गया यहाँ पे 36 और EAN का जो फॉर्मूला था पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। EAN क्या था Z माइनस एक्स प्लस N इंटू वाई इज इक्वल टू EAN। तो यहाँ पे सबके लिए 36 रहेगा, सो 36 ये रहेगा और Z एटॉमिक नंबर हो जाएगा। X जो है एक्स क्या है 0 है क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो हम लोग Z लेंगे एंड नंबर ऑफ कार्बोनिल निकालना है और y क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक कार्बोनिल देता है तो वो 2 ही होगा। तो इसको मैं कर सकता हूँ 36 माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n। तो ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा कि कितने कार्बोनिल वहाँ पे होने चाहिए। तो सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग क्रोमियम का करते हैं। तो क्रोमियम के लिए जो Z है वो है 24। तो दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू क्या होगी 36 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। तो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड इंटू 6। ठीक है, ये क्रोमियम के कार्बोनिल का फॉर्मूला होगा। अब हम लोग आयरन की बात करते हैं। आयरन में जो Z है वो कितना है 26। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 36 माइनस
26 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू n कितना आ गया यहाँ पे 5 के इक्वल आ गया। सो इसके हिसाब से क्या है FeCO5 ये कॉम्प्लेक्स आयरन का बनेगा। निकल का भी देख लेते हैं। निकल में जो Z है वो कितना है 28 है, तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 36 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 2। 38 में से 36 में से 28 करेंगे माइनस करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 4 आएगा। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल बनेगा वो NiCO। ठीक है, तो ये हमारे कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूला आ गया और कैसा आया हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ AN ऑफ Mn एटम इन Mn2CO10 इज 36। अगर Mn क्या कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो कर रहा है और दोनों में 36 की वैल्यू आ रही है, तो अब इसका कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हमें बताना है। सो Mn2CO10 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बोनिल है, तो एक Mn के पास कितने होंगे 5 होंगे। ऐसे तो लगाना ठीक नहीं है, बट एनीवेज अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक Mn के पास जो पहली चीज़ ये कॉम्प्लेक्स में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इज 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है और न्यूट्रल कंपाउंड होने की वजह से कार्बोनिल की तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, मतलब उसका कोई चार्ज होता नहीं है, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा Mn के ऊपर 0 आएगा, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है पहली चीज़। फिर ये एन अगर हम लोग लिखते भी हैं तो Mn इज 25 माइनस x प्लस n इंटू वाई। So 25 minus 0 is 25 plus n into y कितना होगा 2, और इसका एक का एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए। अगर मैं इस पे सॉल्व करूँगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इन डेसिमल। अब डेसिमल में तो कार्बोनिल हो नहीं सकते, तो क्या किया जाएगा इसमें क्या होगा कि ये 25 एटॉमिक नंबर तो ठीक है, तो क्या हो सकता है कि एक Mn दूसरे Mn से एक बॉन्ड बना लेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 25 प्लस n इंटू 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है दिस मेटल मेटल बॉन्ड विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज के भी हैं, क्योंकि जैसे ऑक्टेट हम लोग पूरा करते हैं उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, उस दूसरे के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, तो ये हो जाएगा 26 प्लस n इंटू 2। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 36 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 5। तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा Mn और यहाँ पे 5 कार्बोनिल दोनों के साथ लगी होंगी। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो तुम्हें देखना है कि टोटल कितना आ रहा है और कितनी डेफिशिएंसी आ रही है। जितनी डेफिशिएंसी आएगी, जैसे यहाँ पे कितनी डेफिशिएंसी आ रही थी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही थी क्योंकि ये पूरा नहीं हो रहा था। अगर ये 36 हो जाएगा तो 5 आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या है एक मेटल मेटल बॉन्ड बन सकता है। इसी तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड तुम्हारे लिए बनने ज़रूरी हैं, तब जाके इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरा होगा। तो जब भी तुम देखोगे पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होंगे तो उसमें ज़रूर हो सकता है कि मेटल मेटल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट हो, और उसी के हिसाब से एक या दो इलेक्ट्रॉन तुम्हें एडजस्ट वहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर 2 का शॉर्टेज होता तो तुम डबल बॉन्ड बना लेते, 3 का शॉर्टेज होता तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेते, 4 का शॉर्टेज होता तो क्वाड्रुपल बॉन्ड भी बन सकता है। So we come to the next question. A coordinate complex compound of
cobalt has the molecular formula which contain 5 NH3। तो कोबाल्ट है, कहाँ गया, कोबाल्ट के पास एक मॉलिक्यूलर सॉरी कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें 5 NH3 यूज होते हैं एंड 1 NO2 ग्रुप यूज होता है, 2 Cl भी है एंड 1 CO एटम। ठीक है, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड गिव 3 मोल्स ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या है, CO है, उसके अंदर NH3 कितने हैं, 5 हैं, NO2 क्या है, 1 है, Cl कितने हैं, 2 हैं और एक कोबाल्ट है। अब ये जो भी फॉर्मूला बनता है इसको अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट होके ये कितने देते हैं, 3 मोल्स ऑफ आयन, 3 आयंस देगा। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग द सोल्यूशन विद एक्सेस ऑफ AgNO3, अगर हम लोग AgNO3 डालेंगे इसके अंदर तो 2 AgCl मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सब नहीं नहीं अभी मत बताओ। तो क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूले में एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा जिसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी होगी और कुछ होगी प्राइमरी वैलेंसी। अब ये टूटने के बाद कितने देगा, 3 आयंस देगा। अब 3 आयंस में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा और 2 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 एक X हो सकता है और एक Y नेगेटिव हो सकता है या कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो एक आयन तो ये हो गया प्लस 2 आयंस हमारे पास और भी होंगे और इसमें AgNO3 डालेंगे तो AgCl मिल जाएगा। अब डाला क्या है, Ag डाला है, AgNO3 और प्रेसिपिटेट किसका बना है, AgCl का बना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे और कितने बने, 2 बने। तो ये जो 2 आयन होंगे वो किसके होंगे, 2 Cl नेगेटिव के होंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें ये कॉम्प्लेक्स है प्लस 2 Cl नेगेटिव बाहर आ रहा है। तो ये जो 2 Cl नेगेटिव आ रहे हैं वो कौन कहाँ पे अटैच है, वो अटैच है प्राइमरी वैलेंसी पे। ठीक है, तो अगर इस ऐसा करना है तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या बन सकता है, कोबाल्ट NH3 4 NO2 और Cl2 यहाँ पे क्या होंगे, बाहर होंगे, 5 थे ना ये। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा ऑटोमेटिकली बन गया, तो कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल होगा और Cl2 क्या है, बाहर है। तो इन सब में से अगर मैं देखूँ तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो करेक्ट क्या है, C वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो और आगे कुछ क्वेश्चंस नहीं है, ये जो टेबल था उसके पूरे हैं, अगर इन केस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गई होगी तो यहाँ से देख लेना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये सिद्विक हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ थ्योरीज करनी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वगैरह वगैरह, जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। वो नेक्स्ट क्लास में।